मुस्लिम देशों के बीच खलीफा बनने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं एर्दोगान। हमास इसराइल जंगबंदी के बाद से गजा के भविष्य को लेकर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए जिस तरह की सरगर्मी तुर्की जैसा ताकतवर मुस्लिम मुल्क दिखा रहा है वो इसराइल को टेंशन में ला देगा। हाल ही में एर्दोगान की दावत पर तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में अरब और इस्लामिक मुल्कों की अहम बैठक हुई। इस दौरान इस्लामी देशों ने गजा में मुस्लिम वर्ल्ड क्या क्या कर सकता है इस पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि एर्दोगान चाह रहे हैं कि गजा में मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स लगाई जाए जो ताकतवर मुस्लिम देशों की सेना हो जो वहाँ इसराइल की आक्रामकता को आगे के लिए रोक सके। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के बुलावे पर कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री अपने तुर्की समकक्ष के साथ इस बैठक में शामिल हुए। इनमें कुछ देशों ने यहाँ तक प्लानिंग कर ली है कि वो गजा में स्थिति सामान्य करने के लिए सैनिक भेज सकते हैं। बैठक के बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने कहा कि गजा के लिए इंटरनेशनल पीस फोर्स के लिए बातचीत अभी भी जारी है। इस फोर्स की जिम्मेदारी भी अभी तय नहीं हुई है। अगर तुर्की के प्लान को देखें तो एर्दोगान इस कोशिश में है कि मुस्लिम देशों की एक फोर्स गजा में एक्टिव की जाए। जिस तरह से पिछले दिनों एर्दोगान इसराइल पर सख्त हुए हैं उसके बाद से इसराइल ने भी ऐलान किया था कि वो तुर्की की फोर्स को गजा में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी वजह हमास को तुर्की का सपोर्ट और पनाह है। कहा जाता है कि कतर की तरह तुर्की भी हमास को पनाह देता है और एर्दोगान कह चुके हैं कि अगर हमास के लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश में इसराइल ने तुर्की के साथ कतर वाली हरकत की तो इसराइल इसके नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। वो तो ये भी कहते रहे हैं कि यरूशलेम हमने बसाया है, यानी सल्तनत उस्मानिया के दौरान आज का आधुनिक यरूशलेम बसा है, इसलिए ये हमारा है। ये बातें इसराइल को चुभती रही हैं। तुर्की वेस्ट बैंक को इसराइल में शामिल करने के खिलाफ भी ढाल बनकर खड़ा हो सकता है इसराइल के खिलाफ। इस बीच गजा में मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स और फिलिस्तीन की आजादी को लेकर एर्दोगान का एक्टिव होना बता रहा है कि वो मुस्लिम मुल्कों का लीडर बनने की जीतोड़ कोशिश में है और सऊदी को पछाड़कर अपनी खलीफा वाली इमेज के लिए लगातार जतन कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय बल के गठन के करीब लाना था जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध विराम बनाए रखने में मदद करेगा। आपको बता दें कि गजा में युद्ध विराम 10 अक्टूबर से प्रभावी है, लेकिन दोनों तरफ से बार बार सीज फायर उल्लंघन ने माहौल को अस्थिर बना दिया है। मिडिल ईस्ट की तनावपूर्ण राजनीति के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने सोमवार को अमेरिका के साथ किसी भी तरह की दोस्ती या सहयोग को लेकर एक बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने स्पष्ट शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जब तक वॉशिंगटन इसराइल का समर्थन करता रहेगा, क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप जारी रखेगा और अपने सैन्य ठिकाने बरकरार रखेगा, तब तक ईरान अमेरिका के बीच कोई साझेदारी संभव नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने ये कहा था कि ईरान के साथ वो किसी भी तरह की दोस्ती के लिए उनके हाथ खुले हैं, वो दोस्ती करना चाहते हैं। और इसके अलावा 2015 के परमाणु समझौते जिसे JCPOA कहा जाता है उसको बहाल करने की अप्रत्यक्ष वार्ताओं की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई का ये कठोर रुख वार्ता की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है, लेकिन आर्थिक दबावों के कारण सीमित समझौतों की गुंजाइश अभी भी बाकी है। अयातुल्ला अली खामेनेई ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका कभी कभी कहता है कि वह ईरान के साथ सहयोग करने को तैयार है अगर वे इजरायली शासन का समर्थन करना बंद कर दें, उस इलाके में सैन्य अड्डे हटा दें और क्षेत्र में दखल अंदाजी बंद कर दें तो इन मामलों की समीक्षा हो सकती है। ये ना तो अभी और ना ही निकट भविष्य में होने की उम्मीद है। खामेनेई का ये रुख ईरान की लंबे समय से चली आ रही अमेरिका विरोधी नीति को दर्शाता है। उन्होंने इसराइल को क्षेत्र का दुश्मन करार दिया और कहा कि अमेरिका की क्षेत्रीय उपस्थिति ईरान की संप्रभुता के लिए खतरा है। जानकार मानते हैं कि बयान न केवल आंतरिक स्तर पर अपने समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास है, बल्कि जून 2025 के 12 दिवसीय इजराइल अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की रणनीतिक धैर्य की नीति को मजबूत करने का संदेश भी है। इन हमलों में ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों जैसे कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया था। दरअसल अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु मसले पर ईरान के साथ बातचीत करे। जून 2025 में हुई जंग से पहले दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता भी हुई थी, लेकिन क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई तो इसके बाद ईरान इस वार्ता से पीछे हट गया और उसने बातचीत के लिए एक टेबल पर आने के लिए पहले अमेरिका से गारंटी मांगी। ईरान ने कहा कि जब तक आगे किसी भी तरह के हमले न होने की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक ईरान बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने साफ कहा कि एक ओर से हमले या प्रतिबंध और दूसरी ओर से बातचीत नहीं हो सकती। अब एक और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के आगे ये शर्त रखी है, तो दूसरी ओर हाल ही में IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज एक कदम की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास करीब 400 किलो यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित है और परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% की शुद्धता या संवर्धन चाहिए होता है। यानी अगर ईरान ने 30% तक शुद्ध और कर लिया तो ईरान मिडिल ईस्ट में पहला मुस्लिम देश बन जाएगा जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। परमाणु केंद्र पर हवाई हमले तक किए थे। दावा किया गया था कि हमलों में परमाणु केंद्रों को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि सिर्फ बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कहीं न कहीं अमेरिका को बड़ा झटका लगा होगा। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान का कहना है कि तेहरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फिर से बढ़ाएगा, वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। पेजेशियान ने तेहरान में परमाणु ऊर्जा संगठन के दौरे पर देश के परमाणु वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा इमारतें और कारखाने तबाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें फिर से बनाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत।
पेजेशियान ने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, दवाइयों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, हथियारों के लिए नहीं है। अमेरिका और इजरायल ने जून महीने में ईरान की कई परमाणु साइटों पर हमले किए थे। अमेरिका का कहना था कि साइटें परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। बेशक ईरान हमलों में नुकसान की बातों को छिपाता हो, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के कई वैज्ञानिक और अधिकारी मारे गए थे और यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ था। ईरान ने भी इजरायल पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1100 ड्रोन इजरायल पर दागे थे। इस हमलों में 32 लोगों की मौत हुई थी और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इजरायल ने कहा कि उसका हमला करना इसलिए जरूरी था ताकि ईरान यहूदी राज्य को नष्ट करने की अपनी योजना को अंजाम न दे सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने तबाह हो चुकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज फिर से शुरू करने की कोशिश की तो अमेरिका फिर से नए हमले ईरान पर करेगा। जबकि इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोल चुके हैं कि उनका देश अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि हम कभी अपने मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी समझदार देश अपने बचाव के साधन नहीं छोड़ेगा, हम यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेंगे। अरागची ने कहा कि ईरान न्याय संगत समझौते के लिए तैयार है, लेकिन हमें अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पेजेशियान ने कहा था कि ईरान कभी आक्रांताओं के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि ये सब उस समय हुआ जब ईरान राजनयिक वार्ता के रास्ते पर था। फिलहाल ईरान के ऐलान से कहीं न कहीं अमेरिका की नींद तो जरूर उड़ गई होगी।